नमस्कार, मैं हूं दिव्या कोचर और आप देख रहे हैं टीवी9 डिजिटल। आज देश की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। इंडियन नेवी ने फ्रांस के साथ 63,000 करोड़ की रफाल MZ डील फाइनलाइज की है, जो हमारे मैरिटाइम डिफेंस को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। इस विषय पर संक्षेप में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं हमारे सहयोगी, हमारे डेप्यूटी एडिटर, डिफेंस एक्सपर्ट सुमित चौधरी जी। सुमित जी, आपका हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, शुक्रिया दिव्या, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहला मेरा सवाल आपसे यही होगा कि जो रफाल MZ जैसे जो एडवांस्ड एयरक्राफ्ट हैं, ये हमारी मैरिटाइम सिक्योरिटी को कितना स्ट्रेथन करेंगे? देखिए दिव्या, अभी जो भारतीय नौसेना जो विमान इस्तेमाल करती है वो MiG-29 के है और लगातार कहा जा रहा था कि इनके अपग्रेड, क्योंकि अब ये टेक्नोलॉजी या फिर आप इसे कह सकते हैं कि आने वाले वक्त में ये ऑब्सोलीट हो जाएंगे लगभग। इनकी जो क्षमताएं हैं वो निश्चित तौर पर बेहतरीन है, लेकिन आने वाले वक्त के हिसाब से वो माकूल नहीं है। तो इसलिए भारत को 4.5 जनरेशन ऐसे फाइटर एयरक्राफ्ट चाहिए थे नेवी वर्जन के, जो ना सिर्फ न्यू जनरेशन हो बल्कि मल्टीपर्पज के लिए हो, मल्टी रोल के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हो। यानी रिफ्यू आप उन्हें सर्विलेंस के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, आप उनको मैपिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हो और आप उनको कॉम्बैट रोल के लिए बड़े अटैक्स की इनिशिएट भी कर सकते हो। तो निश्चित तौर पर रफाल एम उसी के लिए एक बड़ा कदम है और करीबन थोड़ी देर में कहा जा रहा है कि ये डील दोनों देशों के बीच में गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील है जो साइन हो जाएगी। और सबसे खास बात ये कि ये 26 रफाल आ जाने के बाद हमारे दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर जो लगातार अभी इस समय एक्टिव हैं, उन दोनों के लिए एक बड़ी क्षमता ये उसको प्रोवाइड करेंगे। एक बड़ा आप कह सकते हैं कि एक बड़ा बूस्ट मिलेगा इंडियन नेवी को। दिव्या, तो मैं जैसा कि इस वक्त ये सवाल बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इंडिया कैसे रफाल M का इस्तेमाल कर सकता है, और ख़ासकर जो इंडियन नेवी है वो, क्योंकि अभी तक हमने देखा है कि जब भी सर्जिकल स्ट्राइक हुई है या एयर स्ट्राइक हुई है, एयरफोर्स और आर्मी की तरफ से हुई है। तो अब इंडियन नेवी पाकिस्तान के संदर्भ में अगर मैं बोलूं तो पाकिस्तान के खिलाफ ये किस तरीके का एक बड़ा एक्शन हो सकता है? देखिए, अब वैसे एक बात कही जाती है कि जो समंदर पे राज करेगा वो दुनिया पे राज करेगा, और ये आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के पर्सपेक्टिव में ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। क्योंकि आज के समय में आपके ना सिर्फ आपके 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 सैन्य या फिर आप कह सकते हैं आपके बॉर्डर इश्यूज, बल्कि आपके इकोनॉमिक इश्यूज भी सीधा समंदर से जुड़े हैं। हमने हाल ही में देखा कि किस तरीके से खासतौर पर जब ईरान हो या फिर हूती लगातार शिप्स को अटैक करते हैं, जो मर्चेंट शिप्स होते हैं, तो ऐसे में आपको अपने समुद्री सीमाओं को भी सुरक्षित रखना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आपके आने वाले वक्त के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसी वजह से आपको अपनी अपनी नेवल क्षमताओं में या फिर अपनी नेवी की क्षमताओं में इजाफा करना होगा, उसे मजबूत करना होगा। अब रफाल की आपने बात की, रफाल एम की सबसे खास बात यह है कि इसकी रिफ्यूलिंग की जा सकती है। इसके अंदर जो आप कह सकते हैं कि जो इसको मैं आपको जिस तरीके से बता रहा था कि इसका जो वर्जन है 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट है, इसके अंदर जो मिसाइल्स लगी होंगी, जो चीजें लगी होंगी, वो भारत के परिप्रेक्ष्य में बहुत महत्वपूर्ण है। मेट्योर मिसाइल हो, स्कैप हो, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें जो असेंबली की जाएगी वो अस्त्रा जैसे मिसाइल्स भी की जा सकती है। यानी भारत के अपनी क्षमताओं के हिसाब से इसको तैयार किया जा रहा है, इसको भेजा जा रहा है। और जो आप कह सकते हैं कि जो इसका नेवल वर्जन है उसमें एयरफोर्स के वर्जन के कंपैरेटिवली ये हैवी है, लेकिन आप अगर इसको रिफ्यूलिंग के हिसाब से देखें या फिर एयरक्राफ्ट कैरियर के हिसाब से देखें, तब ये उसके लिहाज से बहुत बेहतरीन है। तो इन सारी चीजों को देखकर, इन सारी चीजों की आपके रिक्वायरमेंट को समझकर ही ये डील की गई है। और खास बात यह कि इसमें करीबन 22 ऐसे एयरक्राफ्ट होंगे जो सिंगल सीटर होंगे और 4 जो होंगे बिटवीन सीटर होंगे। यानी आपको ट्रेनिंग पर्पस के लिए आने वाले वक्त में अगर जरूरत पड़ती है तो ये आपके लिए और भी मददगार साबित होगा। तो निश्चित तौर पर हर डील को अगर आप देखें या फिर इस डील को खासतौर पर आप देखें तो ये बहुत सामान्य तौर पर बहुत ज्यादा बेहतरीन डील है। और खास बात ये कि जब इंडियन एयरफोर्स भी इन्हीं फाइटर एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल पिछले कुछ समय से कर रही है, तो ऐसे में जब नेवी के पास ऐसे एयरक्राफ्ट आएंगे तो जो दोनों का ज्वाइंटनेस होगा या फिर ज्वाइंट ऑपरेशंस के अंदर आपको अगर कभी इस्तेमाल करना हो, तो उसके लिए भी दोनों पायलट्स के लिए ये बेहतरीन साबित होंगे। जी बिल्कुल। सुमित जी, जब तुर्की में बड़ा अर्थक्वेक आया था तब भारत ने बहुत मदद की थी। उसके बावजूद तुर्की क्यों पाकिस्तान की मदद कर रहा है? जैसा कि हमने कल देखा कि तुर्की ने अपने 6 विमान C-130 पाकिस्तान भेजे। तो क्या अगर आगे भारत और पाकिस्तान के बीच जंग होती है तो तुर्की पूरी तरीके से पाकिस्तान का साथ देगा?
देखिए, इस समय तुर्की जो है बहुत डिप्लोमैटिकली या फिर आप कह सकते हैं कि एक स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस अपनी समझता है। तुर्की जानता है कि उसकी उसकी डिफेंस मार्केट्स को नए-नए देशों की ज़रूरत है। यूरोप उसके साथ देगा नहीं, यूरोप ज़्यादा चीज़ें उससे खरीदता नहीं, भारत लगातार तुर्की से कोई चीज़ें खरीदता नहीं, तो निश्चित तौर पर उसके लिए जो पॉसिबिलिटी बनती है, वो बनती है पाकिस्तान, वो बनता है चीन या फिर बहुत लिमिटेड स्कोप तुर्की के लिए रह जाता है। बीच में हमने यूक्रेन का भी नाम सुना था। लेकिन अभी तुर्की जो कर रहा है, वो ऐसा नहीं है कुछ नया। तुर्की पिछले कई सालों से, आपको मैं बताऊँ कि 2019 के बाद से ये देखा गया पैटर्न कि पाकिस्तान ने जब अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए तो पाकिस्तान ने रुख किया चीन के साथ-साथ तुर्की का भी और चीन को नई मार्केट की तलाश थी। तो चीन ने तुर्की ने लगातार ऐसे कई आप कह सकते हैं ड्रोन्स टेक्नोलॉजी हो, ड्रोन्स हो, रडार्स हो जो पाकिस्तान को सप्लाई किए थे और पाकिस्तान लगातार उनका इस्तेमाल भी करता है ट्रेनिंग के लिए, दूसरे पर्पसेस के लिए। तो तुर्की सिर्फ और सिर्फ अपने लिए मार्केट तलाश रहा है। हालाँकि तुर्की ये भी जानता है कि भारत ने बुरे वक़्त के अंदर हमेशा तुर्की का साथ दिया है। ये प्रेशर तुर्की की आप कह सकते हैं कि पॉलिटिकल लीडरशिप पे हमेशा रहा है। लेकिन तुर्की अपने आर्थिक इंटरेस्ट को देखकर पाकिस्तान की मदद कर रहा है और ऐसा कई बार हमने देखने को मिला कि पाकिस्तान ने कई ऐसे फॉरवर्ड लोकेशंस के ऊपर तुर्की के ऐसे रडार सिस्टम्स लगाए हैं। आप कह सकते हैं स्मॉल ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहा है, जिनका इस्तेमाल वो भारत के खिलाफ कर रहा है, जिसको लेकर भारत ने भी तुर्की को कई बार आगाह भी किया है। तो निश्चित तौर पर ऐसा नहीं है कि तुर्की अभी नहीं करेगा या करता रहेगा, लेकिन तुर्की अपनी जो आप कह सकते हैं खलीफा वाली जो इमेज है या फिर अपने आप को जो एक मजबूत देश के तौर पर प्रेजेंट करने के लिए पाकिस्तान और इन देशों की मदद लगातार करता रहेगा। समझिए, हम देख रहे हैं कि बॉर्डर पर जो है स्मॉल आर्म्स फायरिंग चल रही है पिछले 4-5 दिनों से, जो कुछ सालों से बंद थी। क्या अब सीज फायर टूट चुका है और क्या अब हम बड़े आर्टिलरी फायरिंग भी देख सकते हैं? देखिए, निश्चित तौर पर सीज़फायर वायलेशन आप कह सकते हैं कि सीज़फायर बिल्कुल टूट चुका है और अब निश्चित तौर पर भारतीय सेना का एक सीधा जवाब है कि जैसा आप करेंगे वैसा जवाब आपको दिया जाएगा और तुरंत दिया जाएगा। अभी अगर आप देखें कि लगातार हमने देख रहे थे कि पिछले 2 दिनों पहले तक सिर्फ और सिर्फ कुछ एरिया में, उरी का एरिया है, दूसरे एरियाज़ के अंदर है, लेकिन अब जम्मू के एरियाज़ में भी हमने देखा कि सीज़फायर वायलेशन लगातार किया जा रहा है। तो अब कोशिश ये की जा रही है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से ऐसी कार्रवाई जारी रही, तो फिर आर्टिलरी का या फिर आप कह सकते हैं कि हेवी आर्टिलरी का इस्तेमाल भी किया जाएगा और वो इसलिए भी किया जाएगा क्योंकि पाकिस्तान अब भी इस कोशिश में है कि इस फायरिंग की आड़ के अंदर वो इन्फिल्ट्रेशन कराए उन आतंकवादियों को, उन आतंकी संगठनों को जिनसे वो भारत में दहशत फैलाना चाहता है। तो पाकिस्तान आर्मी के हमेशा जो मोटिव रहे हैं इन सीजफायर वॉयलेशन के पीछे, वो सीधे तौर पर आतंकियों की घुसपैठ को लेकर रहे हैं और इस समय जी। पाकिस्तान बहुत ज्यादा बौखलाया हुआ है। तो अपने डर को या फिर आप कह सकते हैं अपनी दहशत को दिखाने के लिए भी, अपने मजबूती को दिखाने के लिए भी पाकिस्तान इस तरीके की हरकतें कर रहा है। जी, बिल्कुल। जैसा कि हमने देखा कि राजनाथ सिंह जो हैं वो मीटिंग ले रहे हैं आर्मी चीफ, नेवी चीफ और एयरफोर्स चीफ की। तो तमाम भारत के लोगों का ये सवाल है, तो मैं आपके थ्रू ये जानना चाहूँगी कि किस तरीके का बड़ा एक्शन हो सकता है? देखिए, मिलिट्री में क्योंकि आप जब बात करते हैं कॉर्डन करने की पाकिस्तान को, तो 2 स्टेप्स आपने देखा कि सीसीएस की मीटिंग के बाद अनाउंस किए गए। पहला था डिप्लोमैटिक सैंक्शन, जो जी। अगर आप देखें, अगर मैं इसे कागजी कार्रवाई या फिर आप कह सकते हैं कि ये वो सैंक्शंस होते हैं जो लॉन्ग टर्म होते हैं, जो पाकिस्तान को बहुत सरदर्द देगा, चाहे वो डिप्लोमैटिकली कह लीजिए, इकोनॉमिकली कह लीजिए या फिर आप उसको कह सकते हैं कि पाकिस्तान के इमेज को लेकर बहुत डेंट करेगा। दूसरा होता है मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से एक्शंस लेना। मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से एक्शन हमेशा सरप्राइज होते हैं, वो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज के साथ आते हैं, वो कभी भी बताकर नहीं किए जाते। तो निश्चित तौर पर उसको लेकर तैयारियां चल रही हैं और ये भी मैं आपको बताऊं कि मल्टी डायमेंशनल ऑप्शंस होंगे भारतीय सेनाओं के पास। वो कब होंगे, कैसे होंगे, ये सिर्फ वो चुनिंदा लोग जानते हैं जिनके हाथों में या जिनकी कंधों पर देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। लेकिन अभी जो रेडीनेस आपको दिखेगी वो हर जगह आपको नजर आएगी, चाहे वो आप बात कर लीजिए इंडियन आर्मी की, एयरफोर्स की, नेवी की, यहां तक कि हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस की भी, चाहे वो बिल्कुल। बीएसएफ आप कह लीजिए या सीआरपीएफ के आप कह लीजिए, जो इंटरनल जी। सिक्योरिटी का काम भी करती है कश्मीर में। तो सभी इस समय अपने अपने प्रपोजल के साथ, अपनी अपनी क्षमताओं के साथ पूरी तरीके से इन कामों पर लग गई है और माना यही जा रहा है क्योंकि जो आपने जो पहले भी उदाहरण भारतीय सेना ने स्टेब्लिश की है सेनाओं ने, वो यही होगा कि इस बार का जवाब उनसे भी बड़ा होगा और बहुत कड़ा होगा। जी। समझिए, ऐसा पहली बार हम देख रहे हैं कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद अमेरिका जो है वो खुलकर भारत का साथ दे रहा है, चाहे ट्रंप का स्टेटमेंट हो, तुलसी गबर्ड का हो या काश पटेल का हो। अगर जंग छिड़ती है तो अमेरिका भारत को कितना सपोर्ट करेगा? देखिए, वैसे अगर आप देखा जाए कि आज के संदर्भ में अगर आप बात करें, दुनिया जानती है कि दुनिया के किसी देश के अंदर सीधे तौर पर अटैक हो, सीधे तौर पर पाकिस्तान का नाम सामने आता है।
और जी। यही सबसे बड़ा कंसर्न है, यही सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान के नाम को लेकर दुनिया का हर तमाम देश उससे बचना चाहता है। पाकिस्तान इस कोशिश में था कि शायद पाकिस्तान को मदद मिलेगी अमेरिका से, दूसरे देशों से, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। और ये भारत की जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप इस समय भारत के साथ बनी है यूएस की, वो इतनी ज्यादा मजबूत है कि वो पाकिस्तान को डरा रही है। पाकिस्तान जो चीन के साथ जो साजो सामान इस्तेमाल करता है, वो ऐसा नहीं है कि जो बहुत ज्यादा ट्राई एंड टेस्टेड हो वॉर जोन्स के हम्म। अंदर या कॉन्फ्लिक्ट जोन के अंदर। तो ये पाकिस्तान का मेजर कंसर्न है, लेकिन अभी के हिसाब से जो प्रतिक्रियाएं अमेरिका की तरफ से निश्चित तौर पर आ रही है, वो पाकिस्तान के लिए कंसर्निंग थी। और वो सीधे तौर पर ये दिखाती हैं कि इस समय भारत के साथ अमेरिका सीधे तौर पर खड़ा है। जी, वही मैं एक और मेरा इस पर सवाल आपसे होगा कि अगर ऐसा होता है हाइपोथेटिकली, तो क्या भारत को P5 देशों की ज़रूरत पड़ेगी या भारत अकेले सक्षम है ये जंग लड़ने के लिए? देखिए, वैसे तो भारत, आपको याद होगा कि जब ये पूरा अटैक हुआ था, उसके बाद सीसीएस की मीटिंग हुई और भारत हुँ, ने करीबन 20 से 25 से ज़्यादा जो न्यू दिल्ली में मौजूद राजदूत हैं, एनवॉयज़ हैं, उनको बुलाकर जी, एक बड़ी मीटिंग की थी, जिसमें पाकिस्तान के उन सभी हैंडलर्स की जानकारी दी, उन सबूतों की जानकारी दी। और वो इसलिए किया गया क्योंकि एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होती है कि देखिए, हमारे साथ ये लगातार हुआ, हम लगातार ये बात कहते आए हैं कि पाकिस्तान लगातार इन आतंकी संगठनों को पैदा करता है, उनको तैयार करता है, और ये एक बार फिर पाकिस्तान की तरफ से इनिशिएट किया गया। तो भारत ये बात लगभग उस मीटिंग के अंदर कन्वे कर चुका है, जिसमें अमेरिका भी था, चीन भी था, यूरोप के कई देश थे, उसमें हुँ, रशिया भी था। तो तमाम उन देशों को ये आप कह सकते हैं कि रुख भारत अपना क्लियर कर चुका है। लेकिन ये जरूर है, स्पेकुलेशन जरूर है कि उस P5 के देशों में एक देश ऐसा है जो अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को लेकर, जिसका नाम चीन है, वो जी। अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को साधते हुए जरूर कोशिश करेगा कि वो पाकिस्तान को सेफगार्ड करे। लेकिन भारत की जो स्ट्रैटेजी रही है, जो क्लियरेंस रही है, वो सीधे तौर पर किया जब हमारी देश की सीमाओं की रक्षा की बात आती है, या फिर जो उन पर जवाबी कार्रवाई की बात आती है, तो शायद से भारत अपने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का काम जरूर करता है, लेकिन वो स्वतंत्र रहता है ऐसे किसी भी एक्शंस को लेने के लिए। जी, सुमित जी, मेरा आपसे बस एक आखिरी सवाल है कि खबरें ये भी आ रही हैं कि जो आसिम मुनीर हैं, पाकिस्तान के आर्मी चीफ, उन्हें हमले का मास्टरमाइंड कहा जा रहा है हर तरफ से, और उन्होंने जो है अपने परिवार को लंदन भेज दिया है। तो ये ऐसा क्यों डर है वहाँ के आर्मी वालों को? क्या इंडिया कोई इंटरनल ऑपरेशन भी कर सकता है, जैसे हम सुनते आ रहे हैं अननोन गनमैन जैसा कुछ, ऐसा कुछ हो सकता है? देखिए देखिए, ये सारी चीज़ें तो हालाँकि भारत के साथ लिंक की जाती है, भारत का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं। भारत ये शुरू से कहता है कि हमारा इन चीज़ों से, इंटरनल चीज़ों से पाकिस्तान की कहीं कुछ नहीं लेना। वो वापसी आप कह सकते हैं कि जो ऑर्गेनाइज़ेशन है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइज़ेशंस आपस में लड़ रहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण इस समय जो आप बात कह रही हैं कि क्या आसिफ मुनीर की बात करें, आसिफ मुनीर लगातार एक सबसे अनपॉपुलर आर्मी चीफ है इस समय पाकिस्तान के अंदर। वो लगातार ये कोशिश करते आए हैं क्योंकि उनका हुँ, उनका जो कार्यकाल है वो खत्म होने वाला है, एक्सटेंशन की उनको जरूरत है। और उनको ये भी लगता है कि अगर मैं अपने आप को साबित कर पाया तो निश्चित तौर पर मेरा पॉलिटिकल करियर आगे और बढ़ सकता है, क्योंकि हुँ, इमरान खान उनको उनको बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। तो ये सारे कदम आसिफ मुनीर ने अपने इमेज को, अपने आप को बचाने के लिए किए हैं। और यही बात है कि अगर 6 दिन पहले आसिफ मुनीर ये बात खुलकर कहते हैं, लगातार कश्मीरियों को, कश्मीर की चीजों को लेकर बढ़ चढ़कर बात करते हैं, टू नेशन थ्योरी की बात करते हैं, अपने आप को अलग देश है, अपनी सोच को अलग बताते हैं, और ये लगातार इंडिकेट करते हैं कि वो काम करते हैं, तो ये साबित होता है कि आसिफ मुनीर इसके मास्टरमाइंड है। और जिस तरीके का रिएक्शन पाकिस्तान आर्मी पहले से लगातार देती है, कि आप देखें कि टेररिस्ट अटैक के ठीक पहले से पाकिस्तान आर्मी अपने बेसिस को मजबूत करते आई, तो ये इंडिकेशन था कि आसिफ मुनीर ये बात जानते थे। उन्होंने जानबूझकर ये तैयारियां पहले से शुरू करी, और वो अभी भी ये जानते हैं कि भारत रिटेलिएट करेगा, लेकिन उसमें वो अपना पॉलिटिकल फायदा, अपनी इमेज को लेकर एक फायदा देख रहे हैं, और इसी वजह से उनको मास्टरमाइंड भी कहा जा रहा है। जी, सुमित जी, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया हमें इतना समय देने के लिए, और आगे जो तमाम अपडेट्स होंगी, उसके लिए हम गुज़ारिश करेंगे कि आप एक बार फिर से डिजिटल के साथ जुड़ें। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया दिव्या।